Students, यही प्रॉपर्टी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक टर्म बनाई गई जिसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. Scientifically, in modern periodic table, the elements present in second period, like lithium, beryllium, boron, and the elements present in the fourth period, present in the third period, are show the diagonal relationship due to some increase and decrease नेचर ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पीरियड एंड ग्रुप्स. तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि मैंने ये कहा कि सेकंड पीरियड में कुछ एलिमेंट्स हम लिखते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है. और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, लिथियम के नीचे सोडियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस. अब आपको ये मालूम है कि ये एल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, यानी इन एलिमेंट्स का फिजिकल नेचर अपने फैमिली में या अपने पीरियड में या अपने ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट के सिमिलरिटीज शो करनी चाहिए. लेकिन ये होता ही है बच्चों कि लिथियम बहुत सारे कैरेक्टर सोडियम के जैसे दिखाता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इसके मैग्नीशियम के जैसे होते हैं. या आप ये कह दीजिए कि मैग्नीशियम के कुछ कैरेक्टर लिथियम के जैसे होते हैं. बेरिलियम के बहुत सारे कैरेक्टर मैग्नीशियम और रेस्ट ऑफ एलिमेंट के जैसे हैं, बट सम फीचर्स आर सिमिलर एज एल्यूमिनियम. सिमिलरली बोरॉन के बहुत सारे फीचर्स सिलिकॉन के जैसे हैं. तो हम ये कहते हैं कि ये जो पेयर आपको दिख रहा है लिथियम और मैग्नीशियम का, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, बोरॉन और सिलिकॉन का, ये पेयर कैसे है, कैसे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में? डायगोनली प्रेजेंट है. तो हम ये कहेंगे कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड लाइक लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन सो many identical properties with the other elements present in their family, but at same moment these show some physical behavior and similar physical behavior with the other elements like magnesium, aluminum and silicon.
means that lithium show similarities with magnesium, beryllium show similarities with aluminum, and boron show similarities with the silicon. Then such relationship of the elements in the periodic table is termed as diagonal relationship. तो आप जब लिखेंगे या किसी को बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन अपनी फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी तो दिखाते हैं, बट एट द सेम मोमेंट दिस शो सम सिमिलरिटीज विद द अदर एलिमेंट present in their diagonal position. Therefore, the pair lithium and magnesium, beryllium and aluminum, boron and silicon show diagonal relationship. I think you are clear now. आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ही छोटा ही चीज है, बहुत बड़ा आप ज्ञान नहीं ले रहे हैं इसमें, बस क्लियर ही होना चाहिए कि है क्यों होता है। दूसरा, किसके किसके बीच में होता है। तो ये तीन पेयर ही आपको प्रैक्टिकली यूजफुल होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, और इन्हीं के बाद में जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो इनके क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन आपको लिखने को आएंगे, कई प्रॉपर्टीज लिखने को आएंगी डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। क्लियर बच्चों? तो हम ये समझ के चलते हैं कि अब डायगोनल रिलेशनशिप तो हमारा क्लियर है। अब हम कुछ और फीचर्स को लें पीरियोडिक टेबल में और उन फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब हम नई प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, वो है रिड्यूसिंग नेचर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो रिड्यूसिंग नेचर एक होगा और एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। बच्चों, जो आप 11th में होंगे तो 11th के बच्चों ने अभी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं सीखा। तो रिडॉक्स रिएक्शन जब सीख लेते हैं तब आपको बहुत कुछ सरल हो जाता है, लेकिन आप इन जनरल प्रैक्टिस कुछ छोटे शब्द क्रिएट करिए और उससे आप बाद में, रिडॉक्स तो बहुत ब्रॉड टर्म होगी जिसको हम सीखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आप एक शब्द याद रखिए, LEO, LEO, एक ये शब्द याद रखिए, और एक GER। ये क्या है? तो आप ऐसा याद रखिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी केमिकल स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, निकाला है अपने आउटर मोस्ट सेल से, वैलेंसी सेल से, तब आप बोलोगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी अभी और इधर उधर का नहीं सोचना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम और आयन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। क्लियर बच्चे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LEO आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी तरह GER को आप बोलोगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। उसका अपोजिट है, तो आप समझ ही सकते हो। अगर कोई केमिकल स्पीसीज, एटम, आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या वो अपने चार्ज को चेंज कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो वो पक्का क्या होगा? रिडक्शन। अभी पीरियोडिक टेबल के कंसर्न में आप ध्यान दीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन जोड़ना, ये दो कौन सी टर्म पढ़ी है? तो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी जिसमें आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे। तो बस दिमाग में पहले ये बात रखिए, LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना होगा क्या, कि जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ये टर्म आपको दिमाग में रखनी होगी क्या, कि द केमिकल स्पीसीज which get oxidized by loss of electron or by release of electron is termed as reducing agent. The reducing agent is the chemical species which releases the electron. ये आपके दिमाग में कंसंट्रेशन बनाना है, आपको इसमें कंसर्न करना है क्या, कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं।
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसी केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, लॉस कर रही है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और इस नेचर को हम रिड्यूसिंग नेचर बोलेंगे। क्लियर बच्चों? एट द सेम टाइम जब आपको ये समझ में आ गया तो दूसरी बात आपको समझ में आएगी क्या, जिस चीज का रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आप क्या शब्द बनाओगे कि द केमिकल स्पीसीज which reduced in the reaction is termed as oxidizing agent। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन कोई देगा तब तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा, ये रिलेटिवनेस हुई। तो अगर कोई केमिकल स्पीसीज ए है और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, ए प्लस बी माइनस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या कर रहा है लॉस, जबकि ये क्या कर रहा है गेन। तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ये क्या है, बोले ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिडक्शन हो रहा है यानी ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सरल, क्लियर बात आपको समझ में आई कि ये प्रोसीजर आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको ऐसे सिंपल बोलूं कि लेट मान लो आपने NaCl की पढ़ाई की, NaCl, Na के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसने Cl को दे दिया, तो ये Na प्लस में बदल गया, Cl माइनस में बदल गया। Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है यानी ये LeO कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है GeR यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी फिनोमिना हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सी फिनोमिना हो रही है रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस एजेंट को जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, इसको मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये फिनोमिना रिड्यूसिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा इन टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बाकी तो और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, वो बात की बात है। क्लियर हुई? सिमिलरली आप बोलोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आप इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ये चीजें आप लिखने और पढ़ने के बाद आप ये कंक्लूजन निकालते हो कि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकाल रहा है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, सोचिए क्या है, यह है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो रहा है, और ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है यानी इलेक्ट्रॉन निकालना सरल हो रहा है। पहला कंक्लूजन ये। दूसरा, आपको तो मालूम है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। यानी पीरियोडिक टेबल में इधर मेटल है इधर नॉन मेटल है, यानी आप कंक्लूजन ये बनाओगे क्या कि रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो आयनेशन पोटेंशियल का क्या होगा। सोचिए आप, आयनेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे घटता है तो रिड्यूसिंग नेचर, बोले आयनेशन पोटेंशियल घटता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो आप उस हिसाब से कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। तो आप बोलोगे कि कंक्लूजन ये निकालोगे कि रिड्यूसिंग जो नेचर बनेगा, रिड्यूसिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट से राइट आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। क्लियर बच्चों? यानी आप ये कंक्लूजन बना के चलोगे तो आपको बहुत सरल होंगे कोई भी क्वेश्चन करना। तो अब हम शॉर्ट में अगर इसको समराइज करें तो हमने ये सीखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इधर ज्यादातर मेटल्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इवन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इधर भी पी ब्लॉक है, इधर क्या है ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, नॉन मेटल्स में जनरल प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। हमने नियम बनाया क्या कि रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल है,
या आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होगा। लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे जब तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, तो रिड्यूसिंग नेचर अप टू डाउन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। क्लियर? यानी अगर आपसे मैं बोलूं कि यार मेरे पास सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर कौन दिखाएगा, आप बोलोगे ऊपर से नीचे आईपी घटता है, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है, ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर यही चीज आपसे बोलूं मैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, 4 हाइड्रोजन दे दिया, इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन दिखाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछ रहे हैं, यानी अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कौन सबसे ज्यादा दिखा रहा है, तो आप बोलोगे जिस आईपी ऊपर से नीचे, अब उल्टा सोचना है कि आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे अच्छा है और आयोडीन का सबसे कम है। अब इनमें क्या होता है, इसको रटना संभव नहीं है, इसमें आपको कंक्लूजन डेवलप करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा इसको सोच विचार के पढ़ना होगा। थोड़ा सा है लेकिन बहुत स्कैटर्ड है और सबको आपस में बाइंड अप करना होगा, तो आपको एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो मैंने जो बताया शॉर्ट समरी क्या है, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक में क्लियर रहिए। पहले तो आपको जनरल प्रैक्टिस में मालूम हो गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी हम क्या पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग नेचर पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये रिड्यूसिंग नेचर है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालता है उसका आईपी उतना कम होता है। पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन ग्रुप के अंदर आईपी की वैल्यू क्या होती है, ऊपर से नीचे आईपी डिक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। आईपी डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है का मतलब क्या होता है, उसका रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। सो सिंपल। जब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा और इस पे आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे तो दूसरा नेचर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप रिड्यूसिंग नेचर पे परफेक्ट हो तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कोई भी पूछ ले आप तुरंत बता देंगे। सिमिलरली ये रूल कंपाउंड्स के लिए भी होता है, लेकिन इन्हीं एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के लिए। एक ही एलिमेंट के कई कंपाउंड हो तो क्या होगा, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। एक बार में सब कुछ सीखना अच्छा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। इसीलिए चैप्टर को पार्ट्स में अलग अलग चैप्टर आप जो पढ़ते हो उसमें हर चैप्टर का थोड़ा हिस्सा होता है। इंडिविजुअल चैप्टर यहाँ नहीं चलते। केमिस्ट्री में सब कुछ सर्कमफेरेंस में आपके होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है हर चैप्टर का मिला के। क्लियर बच्चों? चलिए अब आप इस पे अगर कंफर्म हो चुके हैं और ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर को आप समझा सकते हैं, तो नेक्स्ट जो फीचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और उसको हम कहते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ये एसिडिक और बेसिक नेचर जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर ऑक्साइड्स के लिए आता है। बेसिक नेचर ज्यादातर हाइड्रोक्साइड के लिए आता है। इसको कैसे समझें, तो चलिए इसको हम एक नियम बनाते हैं कि लेट मान लो हम MOH हाइड्रोक्साइड को लेके पढ़ने वाले हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर, और हम पीरियोडिक टेबल में इसको रूल ऑफ करें और देखें कि पीरियोडिक टेबल में ये कैरेक्टर कैसे समझाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, आपके पास दो हिंट है, दो मदद करने के लिए प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप जिसको चाहो उसको यूज कर सकते हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा समझ में आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इजी है लेकिन उसमें आपको फिर वैल्यू थोड़ा सा आइडिया होनी चाहिए। चलिए हम इसमें ये कहते हैं कि इसमें दो केस देते हैं कि लेट मान लो कि IP ऑफ M कोई एलिमेंट है, इज हाई,
आयनेशन पोटेंशियल मान लेते हैं m का हाई है और IP ऑफ m इज लो, या रिलेटिवनेस है, कोई वैल्यू नहीं है। आपको एक रिलेटिवनेस के साथ एक के साथ दूसरे को समझाना है। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी एलिमेंट का IP हाई है तो अब मैं क्या करूंगा, जब इस एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस हो रही होंगी तो ये बॉन्ड, इसका IP हाई है, इसका मतलब इसकी मेटल में इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी क्या है, बहुत कम है। अगर इसको हीटिंग इफेक्ट किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ही बहुत कम है। इसका मतलब हुआ कि MOH दो बॉन्ड्स हैं आपके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, अपन और कोशिश करेंगे। तो ऐसे में टेम्परेचर राइज करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी ना होने के कारण ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाने के कारण MO- और H+ बनेगा। बच्चों H+ इंडिकेट करता है किस कैरेक्टर को, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यानी IP हाई है तो एसिडिक नेचर होता है, यानी आप रूल बनाओगे IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। Since IP increases left to right in a period, लेफ्ट से राइट IP बढ़ता है, इसलिए लेफ्ट से राइट एसिडिटी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। In modern periodic table, as we move left to right, value of IP increases. Therefore, with increase of ionization potential of element or center metal atom or the metallic atom, its tendency to release a valence electron decreases. Therefore, due to heating effect, OH bond become weaker and the compound release H+ ion, which show the acidic nature of the compound. Therefore, we conclude that IP is directly proportional to acidity. Hence, the acidic character of the compound is directly proportional to ionization potential. Since the ionization potential increases in the period, therefore acidity increases in the period in modern periodic table. वैसे भी आप जानते हो कि एसिडिक नेचर नॉन मेटल का कैरेक्टर होता है, और पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स है। स्वाभाविक है मेटल्स बेसिक होंगी और नॉन मेटल्स एसिडिक होगी। ये भी आप अपने दिमाग में कंक्लूजन निकाल सकते हो, लेकिन राइटिंग में तो ये नहीं बोल सकते कि ये मेटल होती है, नॉन मेटल होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब आप यही चीज यहाँ देखिए, अगर IP लो है और मैं इसको हीटिंग इफेक्ट दूं तो ये बोलेगा इसका IP कम है, फटाक से अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएगा, M+OH-, where OH- indicate about the basic nature, यानी बेसिक नेचर कब हो रहा है, जब IP कम है। तो आप रूल बनाओगे कि बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP, कंपाउंड की बेसिसिटी IP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Since left to right ionization potential increases, therefore basicity decreases. But in group up to down ionization potential decreases, therefore basicity increases. अब इसमें भी आप कोशिश ये करिए कि या तो आप बेसिसिटी पे कंफर्म रहिए, क्योंकि नेचुरली जब आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आएगा, तो आप बेसिसिटी पे कंफर्म रहिए। आप बेसिसिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, एसिडिटी तो बनना ही है क्योंकि उसका अपोजिट है। हाँ, दोनों एक साथ आप पैरेलल कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं और पता चला कंफ्यूजन हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो आप किसी एक पे कंफर्म रहिए कि आप दिमाग में बैठाइए कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन पोटेंशियल है, या फिर एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन पोटेंशियल है। जब कभी कंफ्यूज्ड हो जाओ तो बस ये अपना देसी मंत्र याद रखो कि इधर मेटल है जो बेसिक होता है, इधर नॉन मेटल है जो एसिडिक होता है। यानी पक्का बेसिक से एसिडिक की ओर जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट एसिडिटी बढ़ता है, इसका मतलब ऊपर से नीचे एसिडिटी घटता है। इसका मतलब क्लियर है? जब एसिडिटी घटता और बढ़ता आपको मालूम हो गया तो फिर बेसिसिटी तो आपसे बनेगा ही बनेगा। क्लियर बच्चों? तो कोशिश करिए कि आप कुछ भी करके कंफ्यूजन को दूर रखिए। इसी में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझा सकते हैं कि अगर
ओ है, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं कितनी है, सेकंड रैंक बताया था, FON 3.5। ये एलिमेंट है, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ये नहीं टूटेगा बल्कि ये टूटेगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पर बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो जब मैं एनर्जी दूंगा तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और M+OH- बनेगा। तो आपको जो इजी लगता है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इजी लगता है तो आप उसको रखिए, IP इजी लगता है तो उसको रखिए, चॉइस इज योर। लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको कैसे भी करके ये बातें बदलें। क्लियर बच्चों? तो हमने जो पढ़ा उसको अगर हम कंक्लूजन बनाएं और उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो फिर क्या बात बनेगी वो देखते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी हमने जो लॉजिक डेवलप किया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम पीरियड में बढ़ते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट हमने सीखा है कि IP आयनेशन पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीजेस। हमने दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप की है, हम बेसिसिटी की पढ़ाई, बेसिसिटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। बेसिसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP, इसलिए हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिसिटी क्या होती है बच्चों, बेसिसिटी डिक्रीजेस। और जब बेसिसिटी डिक्रीजेस तो कॉमन सेंस है लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीजेस। अब अगर आपको पीरियड में क्लियर है तो ग्रुप में भी बन जाएगा। आप बोलोगे कि ग्रुप में क्या होगा, तो बोलोगे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर IP क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब IP डिक्रीज होता है तो हम रूल बना रहे हैं क्या, यहाँ पर अब हम बोलेंगे IP डिक्रीज होता है इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। लेकिन एसिडिटी क्या होगी बच्चों, आप बोलोगे एसिडिटी डिक्रीज होगी। बहुत सरल है, बहुत ही इजी, कोशिश करिए इसके क्वेश्चन आप कर पाए। तो लेट्स सी द सम क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस को देख के ये सोचें कि जो सीखा क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम अगर ये चीज सीख गए कि एसिडिटी और बेसिसिटी में क्या अंतर है और कैसे इसको सीखना है, तो जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं और मैं बोलूं कि NaOH KOH दिया हुआ है और RbOH और सीजियम हाइड्रोक्साइड, विच वन इज मोस्ट बेसिक। तो आप बोलोगे कि यार ये तो एक ही फैमिली के एलिमेंट है, ऊपर से नीचे होता है सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबीडियम होता है, सीजियम होता है, ऊपर से नीचे IP क्या होती है, इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस, IP डिक्रीजेस, तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीजेस, यानी ये लीस्ट होगा, सीजियम मोस्ट होगा, यानी जो बेसिसिटी ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक। अगर यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि बच्चों हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, A ऑप्शन है, B ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, C ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और D ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब पूछा जाए विच वन इज मोस्ट बेसिक, तो आप जल्दी से दिमाग लगाओगे, ये सोडियम है, उसके नीचे पोटेशियम है, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम के बगल में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम के बगल में एल्यूमिनियम होता है। ये अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। हमको यूज किसका करना है, देखिए सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का और एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम यहाँ पे नहीं। सोडियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा बेसिक कौन है, बोले यार लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, यानी इन दोनों में सोडियम ज्यादा है, एल्यूमिनियम कम है। पोटेशियम और कैल्शियम में कौन ज्यादा बेसिक है बच्चों, बोलोगे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है, यानी पोटेशियम इज मोर बेसिक, यानी ये दो तो ऑप्शन नहीं है। अब ये दो में से कोई एक है,
चलो ऊपर से नीचे में आप चेक कर लें। बोले ऊपर से नीचे क्या होता है बच्चों? बोले यार ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि आईपी डिक्रीज होती है, यानी सोडियम से ज्यादा बेसिक कौन है? पोटेशियम। तो इन चार ऑप्शन में KOH इज मोस्ट बेसिक। क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन होंगे, बस आप कंसेप्ट डेवलप करिए और एलिमेंट्स को देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बनेगी बात? चलिए, अगर आपको ये बातें बनने लगी तो अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इजीली आंसर ला सकते हो। लेकिन एट द सेम मोमेंट हाइड्रोक्साइड के अलावा जब ऑक्साइड आता है तब दिक्कत होती है। ऑक्साइड्स में ज्यादातर एसिडिक कैरेक्टर पूछे जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर जैसे अब आपसे सेम क्वेश्चन में बोल दूं, अब मैं बोलूं, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या? एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की एसिडिटी पढ़ते हैं और बेसिसिटी भी पढ़ते हैं। अब मान लो आपसे मैं बोलूं लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड दे दूं और रुबीडियम ऑक्साइड, और बोलो विच वन इज मोस्ट बेसिक? बोलोगे फिर वही बात, ऊपर से नीचे आईपी घटता है, बेसिसिटी बढ़ता है, तो दिस वन इज मोस्ट बेसिक। एसिडिक तो इनमें आप बोल नहीं सकते, फिर भी अगर बोलोगे तो ये लीस्ट बेसिक, मोस्ट एसिडिक मान लोगे। सिमिलरली बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बोले यार कौन सबसे ज्यादा बेसिक है? बोले स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। कौन सबसे कम है? कौन घटता है ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सब कुछ आप बना सकते हो। तो अलग अलग एलिमेंट में तो दिक्कत नहीं आई। और आगे देखें जरा, अब हमारे पास कंसेप्ट ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिटी क्या होती है बच्चों? एसिडिटी लगातार इंक्रीजेस, लगातार बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आईपी बढ़ता है। हम एसिडिटी कैरेक्टर की बात करते हैं। चलो, लिथियम का ऑक्साइड, उसके बगल में बेरिलियम ऑक्साइड, उसके बगल में बोरॉन ऑक्साइड, उसके बगल में कार्बन ऑक्साइड, उसके बगल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख दे रहा हूँ। उसके बगल में ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता नहीं है, फ्लोरीन का ऑक्साइड लिख दिया, OH। अब आपसे मैं बोलूं कि विच वन इज मोस्ट एसिडिक, आप बोलोगे लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिटी बढ़ती है, ये होगा। हाँ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ याद रखना होगा। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, लिथियम इज बेसिक, बेरिलियम एम्फोटेरिक है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, आप समझते हैं। अगर मैं थर्ड पीरियड में चला जाऊं तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस का कोई ऑक्साइड ले लेता हूँ, सल्फर का ऑक्साइड, क्लोरीन के दुनिया भर के ऑक्साइड बनते हैं, कोई भी ले लो। अब पूछो बताओ बच्चों, तो आप बोलोगे यार यहाँ पे चलो मैं Cl2 क्या होगा? बोले फिर वही बात, लेफ्ट से राइट एसिडिटी बढ़ती है, नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ऐसे ऑर्डर बना लो। यहाँ पर ये याद रखना है कि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? एल्युमिनियम के साथ। बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है और एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, कि आपने रूल बना लिया है क्या कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, IP of the elements or the electronegativity of the elements increases. Therefore, the acidic nature of the oxides increases regularly. Beryllium and aluminum are always amphoteric in nature and these react both acid as well as base. ऐसे क्वेश्चन जब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आएंगे तब तो बहुत सारे बच्चों आप पीरियोडिक टेबल लगा के, नियम लगा के तुरंत सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स हो, अभी तो अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट एक हो और उसके ऑक्साइड में वैरायटी हो, तब क्या करोगे? वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं
और वहां पे ही आपको क्वेश्चन का असली नॉलेज होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ अ एलिमेंट। एक एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स का एसिडिटी ऑर्डर। क्या? एसिडिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ अ एलिमेंट। एलिमेंट एक ऑक्साइड है। तो अब यहां पर आप एक नियम डेवलप करो, एक रूल बनाओ। क्या? आप एक नियम बनाओ कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया कि SO2 और SO3 में एसिडिटी ऑर्डर बताओ, P2O3 P2O5 में एसिडिटी ऑर्डर बताओ। मैंने एक और ऑप्शन आप एक और दे दिया क्वेश्चन N2O NO N2O3 NO2 N2O5 में आप बताओ एसिडिटी ऑर्डर। और एक दे दिया Cl2O Cl2O3 Cl2O2 Cl2O5 Cl2O7 इस तरह से। अब मैं पूछता हूं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं। अब मुझे आप समझाओ कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ऐसे में आप एक लॉजिक डेवलप करेंगे। पहला कि किसी भी ऑक्साइड में जितना नॉन मेटेलिक कंपोजिशन होगा, परसेंट कंपोजिशन होगा, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, लेकिन कंपोजिशन टर्म में। या फिर आप ये नियम बना सकते हो क्या कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या? एक वर्चुअल चार्ज है। ऑक्सीजन का आपको चार्ज मालूम है -2, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वर्चुअल चार्ज आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि SO2 और SO3 में आप ये कहोगे कि ये 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो कॉमन सेंस है ये ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन इसमें फंस सकते हैं, कभी ना कभी फंस जाएंगे। तो आप ज्यादातर कोशिश करो कि हमको सल्फर का चार्ज ही नहीं मालूम है X, लेकिन ऑक्सीजन का चार्ज तो मालूम है ना, एक का -2 तो 2 का -4। टोटल चार्ज SO2 में कितना है? कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो 0। तो X की वैल्यू +4। यहाँ पर X -6 0, तो X की वैल्यू +6। +4 और +6 में ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? +6 का, यानी SO3 इज मोर एसिडिक। क्लियर? आप इसमें ये भी नियम बना सकते हो, +4 चार्ज और +6 चार्ज में कौन स्मॉलर है? तो आपने पढ़ा है हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, यानी ये छोटा है। लेफ्ट से राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है। यानी घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाओगे जो आपने सीखा, लेकिन तरीका बदल गया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये 3 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, आप बोलोगे 5 वाला ज्यादा होगा। फिर भी आप बोलोगे 2 फास्फोरस है तो 2x माइनस ऑक्सीजन 3 है तो 6 0, तो x की वैल्यू +3 है। 2x माइनस 10 0, x की वैल्यू +5 है, यानी P2O5 इज मोर एसिडिक। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, आप गड़बड़ हो रहा है ना, एक ऑक्सीजन दोनों है, तो बोले यार कभी कभी अपन फंस सकते हैं। तो अपन चार्ज सॉल्व कर लेंगे। 2x -2 0, तो x की वैल्यू +1, x -2 0, तो x की वैल्यू +2, 2x -6 0, तो x की वैल्यू +3, x -4 0, तो x की वैल्यू +4, 2x -10 0, तो x की वैल्यू +5। आप बोलोगे +1 से +5 तक बढ़ रहा है, यानी एसिडिटी लगातार बढ़ रही है। बहुत सरल है बच्चों। सेम कंसेप्ट आप यहाँ भी लगाओगे और इसमें भी वही नियम कायदे फॉलो करोगे और बोलोगे एसिडिटी बढ़ रही है। क्या कहते हो? बनेगा? बहुत सरल, बहुत ही इजी, दिमाग लगाओ बन जाएगा। अब यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं PbO PbO2 Pb3O4
Pb3O4, ये 3 ऑक्साइड आपके पास है। चलिए आप बताइए कि विच वन इज मोस्ट बेसिक, इसमें ज्यादा बेसिक हो। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने आपको जो सिखाया है वो क्या है, एसिडिक ऑर्डर समझाने के लिए। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो +2 आएगा, +4 आएगा और ये 3x - 8 यानी फ्रैक्शनल में, वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग कंडीशन आप देखेंगे तो ये x की वैल्यू 8/3 आएगी। यानी आप बोलोगे कि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका आ रहा है, PbO का आ रहा है, यानी दिस वन इज मोस्ट बेसिक। अब इनको एसिडिक के हिसाब से तो पढ़ नहीं सकते आप, क्लियर। आपसे कोई बोले कि यार Cu2 और Cu दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, अब आप बोलोगे कि ये +2 है, ये +1 है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा वो ज्यादा एसिडिक। इस तरह के कंसेप्ट आप डेवलप करिए और यही तो बाद में आपको क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कहलाएगा। इनऑर्गेनिक में आप कुछ प्रिपरेशन मेथड पढ़ोगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, लेकिन कंसेप्ट्स तो यही रहेंगे बच्चों, कंसेप्ट्स कभी भी नहीं बदलते हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड आप कोशिश करिए कि कुछ भी करके सीखिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत तगड़े क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो कोशिश करिए। तो पीरियोडिक टेबल में ये अपना 10th वीडियो था, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा। अब हम केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कहना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल पे कंफर्म हो तो आगे के टॉपिक्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।